गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? सबसे पहले आफरीन का आया मैसेज कि जरा बताइए तो आज भी क्लास व्लास नहीं हुआ क्या? अविनाश, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अविनाश, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विथ? गुड मॉर्निंग। तो चले, आज क्लास होगा। कल के लिए सॉरी आप लोगों को। कल आप लोग में से क्यों नहीं हुआ था? अच्छा हाँ, कल का तो पहले वो जवाब भी तो देना है। पता है प्रॉब्लम ये है कि सुबह 7 बजे आप लोग का पहला क्लास है ये, और आखिरी क्लास अब जो मेरी होती है वो होती है 6 बजे तक, आखिरी क्लास। और इस बीच मैं बस 1 घंटा के लिए बीच में फ्री हूँ, बस 1 घंटा के लिए। उसके बाद या तो मैं किसी बैच में पेड क्लास ले रहा होता हूँ, या तो मैं ले रहा होता हूँ क्या, वाईटी ले रहा होता हूँ। ठीक, गुड मॉर्निंग आप सबको, गुड मॉर्निंग। उसके बाद फिर आप लोग का पूरा कल क्या पढ़ाना है सारा शेड्यूल बनाते हैं, मतलब पूरा नोट्स वोट्स सब प्रिपेयर करना, सब कुछ करना, जो आता है टाइप हो करके उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रूफ रीडिंग करना, कुछ पीपीटी इधर-उधर करना है। इस सब में पता है कितना बज गया? इस समय बज गया 2, और मुझे समय नहीं पता चला कि 2 बज गया है। उसके बाद ना जल्दी-जल्दी गए सोने। अब ऐसा था नहीं कि मतलब स्विच ऑफ करके सो जाएँगे तुरंत, कहीं बटन होता है बॉडी में कि नींद आ जाएगा। आते-आते नींद बज गया पौने 3, और जब मेरी नींद खुली ना तो 7 साढ़े 7 बज रहा था। वहाँ से तैयार-वैयार होकर के किसी भी तरह आता ना, सीधा भाग के भी आता तब भी मैं स्टूडियो नहीं पहुँच पाता। ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका था। तो इसके लिए आप लोग को कल डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी। मतलब क्या बोले हम। चलिए, हम लोग ये क्लास कर चुके हैं, ठीक? कायदे से तीसरा क्लास होना चाहिए था, पर ये दूसरा क्लास है। हमको आप लोग से कुछ सवाल पूछने हैं। जल्दी से आप लोग एक बार सवाल का जवाब दे दीजिए। हो सकता है हम सवाल पहले पूछे होंगे। मैं बता दूँ कि एक बैच चलता है विनायक का ही, वो चलता है सुबह 10 बजे से नहीं, सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच, ठीक है? ये थोड़ी लंबी चलेगी, उसको थोड़ा जल्दी खत्म करना है क्योंकि पुरानी बैच है, तो उसमें 2 घंटा में हम लोग करते हैं, और ये 1-1 घंटे का क्लास है, ठीक है? अब आप लोग थोड़ा-सा मैसेज, सर एक मैसेज तो छोड़ दिया कीजिए। शिवम, जैसा कि आपको हम पूरा स्टोरी बताए, अगर हम मैसेज भी छोड़ते ना, तो आप लोग आधा घंटा तो वेट कर नहीं रहे होंगे, पहले ही जा चुके होंगे, ठीक है? नहीं पुनीता, अभी तो हम वाईटी पर नहीं लेते हैं, ठीक है? अब आप लोग ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा देर के लिए। तो उन बच्चों का क्या कहना है कि जो आप पढ़ाते हो वो लिख-लिख के पढ़ाओ। जैसे सादा पीपीटी लेब पे लिख-लिख के। तो मैं वहाँ पे लिख-लिख के पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग कोई 11 बजे के बैच में आए होंगे तो पता होगा, एक बात। अदरवाइज़ मैं जितना लिख-लिख के पढ़ाता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं नोट्स बना के लाया हुआ हूँ, ठीक? तो उनका कहना है, जो मैं गलत नहीं बोल रहा, क काफ़ी हद तक सही भी है कि सर नोट्स तो हम लोग किताब से भी ले लेंगे, फिर हम लोग क्लास जॉइन किए क्यों किए हैं? तो मेरा कहना है कि हम लिख-लिख के समझाएँगे एक चीज़, तो लिखने में टाइम जाएगा, समझाने में उसके बाद लगेगा टाइम। और अगर यदि ये नोट्स सामने रहेगा, अब मैं वहाँ लिख-लिख के समझाता हूँ। मौर्य काल चल रहा है फिलहाल, तो जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब लिख के समझा रहा हूँ, और इसी वजह से थोड़ा-सा टाइम भी लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ नोट्स रहे तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे सीधा ज़ुबानी बोलेंगे अगर, तो लिखा हुआ तो यहाँ है ही। आप लोग को नोट डाउन भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोग शांति से बैठ कर के, नहीं पता मैथ रीज़निंग कब से होगा लेकिन जल्दी होगा। सर जी हमारी बेइज्जती ना करें 1.0। एसके तिवारी, आपको कैसे लगा कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ, मतलब तो वहाँ जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, क्योंकि वो जो डिमांड है कि आप लिख-लिख के ही पढ़ाओ। तो आप लोग से पूछना है बस कि क्या करना है? आप लोग को भी लिख-लिख के चाहिए या नोट्स के साथ चाहिए? देखिए, कुछ लोग तो, अब सब लोग एक साथ एग्री होंगे नहीं, लगभग 350 लोग हैं, सब एग्री होंगे नहीं। पर मैं मान लूँगा कि 80% जिधर है, मैं मान लूँगा कि सब सही है, मतलब सब लोग वही हैं, ठीक है?
तो 80% अगर आप लोग में से जो भी हैं, क्योंकि और बाकी जो 20% जिनका बात नहीं माना जाएगा, चाहे यस वाले हों या नो वाले हों, तो वो बस लोकतंत्र की गरिमा को समझते हुए आप लोग मान लीजिएगा कि चलो भाई मेजॉरिटी जिधर है उधर ही हमें भी होना चाहिए। और पब्लिक है चैट, नोट्स के साथ लिख के, नोट्स के साथ सर लिख के नोट्स के साथ लिख के नोट्स के साथ। देखिए ज़्यादातर तो नोट्स के साथ ही आ रहा है, आप लोग खुद भी देख रहे होंगे, लिख के भी बीच-बीच में आ रहा है। तो पीपीटी नोट्स के साथ, तो ऐसा करते हैं, ज़्यादातर तो आप लोग देख रहे हैं कि नोट्स के साथ ही आ रहा है, पीपीटी के साथ आ रहा है। तो मैं ना पीपीटी के साथ करता हूँ, ताकि जल्दी से आप लोग का मतलब थोड़ा समझाने का भी थोड़ा ज़्यादा चले, और या तो बाकी लिख करके ऐसा करते हैं तब, चूँकि लिख करके वालों के पास थोड़ा-सा वीटो टाइप का हो जाता है कि भाई लिख के हमको पढ़ना है, नोट्स के साथ तो कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज हम लिख के कराते हैं 1-2 दिन। इम्पोर्टेंट वाला लिखवा दीजिए, हाँ ठीक है। आज हम लिख के ही कराते हैं, ठीक? इम्पोर्टेंट सब वाला। उसके बाद आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो चलिए, अब मैं ना ऑफ करता हूँ, हो गया। अब मैं ऑफ करता हूँ, मतलब ये कमेंट सेक्शन आप लोग का, क्योंकि जो मुझे बात हुई है सर लोगों से, सर लोग क्या, चंदन सर और डीके सर से, उन्होंने कहा है कि पढ़ाते समय कमेंट सेक्शन ऑफ रखिए। उसका जब ज़रूरत हो तब बच्चे से पूछिएगा। उस बैच में भी तो जितेंद्र सर जब से गए हैं सब खत्म हो गया है। जितेंद्र सर अब क्या कर सकते हैं? किन्हीं को रोक नहीं सकते हैं ना आप। मतलब अब किन्हीं को रोक तो सकते नहीं हैं। कहीं से भी हर किसी को ऊपर बढ़ने का अधिकार होता है भाई। उनको वहाँ से अच्छा ऑफर आया, तो वो वहाँ चले गए। अच्छा, क्या पता मुझे आता तो मैं भी चला जाता। तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ उनको। मतलब मुझे नहीं आया तो मैं रुका हुआ हूँ। और जब जिस बैच में मैं पढ़ा रहा था उस बैच में मैं कहूँ कि देखो हम नहीं जाते किसी भी सूरत में, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। क्योंकि हो सकता है हम चले जाते, हो सकता है हम उनसे पहले ही चले जाते। तो हर किसी का अपना-अपना लाइफ है, अपना-अपना डिसीज़न लेने का अधिकार है ना? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कौन-सा टॉपिक? सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उस दिन थोड़ा बहुत पढ़े थे। 4 सभ्यताओं के बारे में पढ़े थे हम लोग, पहला क्लास में, जैसे कि मुझे याद है। चारों सभ्यताओं के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे थोड़ा-थोड़ा, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, येलो रिवर सिविलाइजेशन जिसको चाइनीज़ सिविलाइजेशन भी कहते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और एक और था जी नाइल सिविलाइजेशन जिसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इजिप्ट, जिसे हम लोग इंडियंस मिस्र कहते हैं कि नहीं तुम इजिप्ट नहीं मिस्र हो। अब वो लोग बोलता रहता नहीं भाई इजिप्ट है ना मिस्र हो, ठीक है? तो कल क्लास क्यों नहीं हुआ था सर? निशा, निशा आप थोड़ा लेट हैं, मतलब जब आप इस क्लास को शुरुआत से देखिएगा ना तो हम बताए हैं, अब क्या 5 मिनट दोबारा बताएँगे, सबका समय खराब होगा ना। हम बताए हैं कल क्यों हुआ, और उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी, क्योंकि कल मेरी गलती थी, ठीक है? ये प्राइवेट चैट है अभी फ़िलहाल, और अब शुरू कर रहे हैं तो मैं चैट को ऑफ कर दूँगा, क्योंकि पढ़ाना है हम लोग को। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक? इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों जीवित सभ्यता कहते हैं? ये भी आप लोगों को पता है, मतलब क्योंकि कल परसों के क्लास में लोग डिस्कस किए थे, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चरल जो कुछ फीचर्स है वो आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। जैसे कि भारतीय समाज में क्या-क्या देखने को मिलता है, धार्मिक तो बहुत मिलता है, मातृ देवी की पूजा आज भी होती है, बहुत सारी गोडेस हैं हमारे यहाँ जिनको माँ का दर्जा प्राप्त है, और क्या स्वास्तिक है, यज्ञ है, ठीक है? इन सब का पूजा, उर्वरता का पूजा होता है। इनफैक्ट कि भारत के कई सारे त्योहार हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, जो कि दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ़ पृथ्वी की उर्वरता को, फर्टिलिटी को सेलिब्रेट करने के लिए ही मनाया जाता है। इनफैक्ट उड़ीसा में एक पर्व है, उसका नाम है रजा पर्व, हाँ, यही है उसका नाम। उस पर्व में क्या होता है पता है? कि साल में 3-4 महीने तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं होता है, कुदाल वगैरह, खंती वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था कि धरती की मिट्टी को हटाने के लिए, कुछ नहीं होता, सब बंद रहता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि उस दौरान जो धरती माँ है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुज़र रही हैं, तो जो है उनको आराम दिया जाए। मतलब सोच के देखिए कि कितना ज़्यादा ये है उर्वरता की, मतलब को सम्मान दिया जाता है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे घर का आँगन की ओर, बीच में आँगन, और उसके बाद चारों तरफ जो है क्या है, घर है, और घर आँगन की ओर खुलने वाला परंपरा, ऐसा देखे होंगे आप लोग गाँव में, कि जो घर है वो सब आँगन में खुल रहा है, बीच में आँगन है, खुला आँगन है।
ठीक है, आंगन के कॉर्नर में कुएं, अब तो खैर कुआं नहीं है, लेकिन कुआं हम देखे हैं कम से कम, आप लोग भी कई लोग देखे होंगे, आप लोग वैसे तो जेनजी वाले हैं और हम लोग मतलब, तो ये सारी परंपराएं, मुख्य सड़क की ओर खिड़की नहीं खुलेगा, तो गांव में आज भी जो है बहुत रेयर ही होता है कि मुख्य सड़क की ओर खिड़की खुलता है, ठीक। तो ये सब परंपराएं, इसलिए इसको जीवित सिविलाइजेशन कहता है, कहा जाता है। अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावे तीनों बाकी सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा-सा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिंक था। कौन-सा लिंक था? ट्रेड लिंक था, व्यापार करते थे एक-दूसरे के साथ, ठीक? चीज़ों को समझने पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, चीज़ों को समझने पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि ना एक शिकायत जो पिछले बैच में आया था मेरे साथ, तो हमको लगा कि ठीक है, बच्चों को लगता है तो मुझे दूर करना चाहिए ये शिकायत। वो शिकायत ये है बच्चों कि हम किए हैं यूपीएससी का तैयारी, आप लोग को पता है, मैंने बताया था अहर्ता शब्द से कि मेरी अहर्ता है। मैं इसी वजह से आप लोग सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि कोई भी सब्जेक्ट से सवाल पूछिएगा, यहाँ पर अगर डाउट हो, तो आप लोग ये मान के चलिए कि मैं आप लोग का 90% टाइम क्लियर कर दूँगा। पर कॉन्सेप्चुअल हो, फैक्चुअल नहीं हो। चाहे आप पॉलिटी से पूछिए, इकोनॉमी से पूछिए, ठीक है, इकोलॉजी से पूछिए, ज्योग्राफी से पूछिए। अब आप फैक्चुअल पूछिएगा तो हो सकता है मे बी हमको नहीं पता कि सर बताइए तो मिशिगन लेक किस देश में है? हो सकता है ये नहीं पता मुझे। ऐसे तो अमेरिका में है, अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे है, पर ठीक है, यूएस में ज़्यादा पार्ट है, लेकिन हो सकता है मुझे नहीं पता। ये फैक्चुअल है, लेकिन मानसून कैसे काम करता है हमको नहीं समझ में आता है, सर बताइए, तो वो हम बता देंगे। जैसे पॉलिटी में आप पूछेंगे कि सर ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है और सम्यक विधि प्रक्रिया क्या होता है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण क्या होता है? ये बता देंगे। लेकिन आप पूछेंगे सर आर्टिकल 259 में क्या है, ज़रा समझा दीजिए तो? तो हो सकता है मुझे नहीं पता आर्टिकल 259 एग्ज़ैक्ट, ये फैक्ट है। तो फैक्ट कॉन्सेप्ट में अंतर होता है। हाँ, तो जो मैं ये कह रहा था, इस बार का आप लोग चूँकि एसआई का तैयारी करते हैं, तो अ नेहा सर ज्योग्राफी के क्लास नहीं पता नेहा, आप सोचिए हम सुबह से शाम तक बिज़ी रहते हैं खुद ही, हमको दूसरे के क्लास का कैसे पता चलेगा दूसरे सर का? इनफैक्ट दूसरे सर से भी पूछिएगा मेरा टाइमिंग शायद वो ना बता पाएँ। हाँ, तो आप लोग जिस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम का पेपर तो देखते ही होंगे। इस बार एसआई के एग्ज़ाम में एक पेपर आया था, सॉरी एक क्वेश्चन आया था। पेपर जो पहला पाली हुआ था, सुबह वाला एग्ज़ाम था, उसमें आया था कि जो प्रोडक्ट है, आप ही लोग के एग्ज़ाम का बोल रहे हैं जो 3-4 दिन पहले आया था, हुआ था एग्ज़ाम। जो प्रोडक्ट है जो आप खरीदते हैं खास करके खाने वाला, जैसे बिस्किट खरीदते हैं या कोई केक खरीदते हैं जो सील पैक्ड हो, तो उस पैक के ऊपर लिखा रहता है कि इसमें क्या-क्या है, इसमें गेहूँ है, तो शुगर कितना ज़्यादा मिलाया गया है, ये वाला केमिकल इतना मिलाया हुआ है, सब कुछ लिखा रहता है, लिस्टिंग किया रहता है। ये क्यों लिस्टिंग किया रहता है? सवाल यही था और उसमें 2 ऑप्शंस जो मुझे याद हैं, जिस 2 ऑप्शन पे सबसे ज़्यादा डिबेट हुआ, बहुत ज़्यादा डिबेट कहाँ मतलब अदालत में जाके नहीं, मतलब नेटिज़न्स के बीच, और टीचर लोग भी डिबेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मैंने देखा, चूँकि मेरा पॉलिटी विषय नहीं है, पर क्या है कि इंटरेस्ट है लगभग सभी विषयों में, तो जो 2 ऑप्शन जिस पे डिबेट था ए और बी, अब आंसर क्या मारा गया है आयोग के द्वारा ये तो नहीं पता। एक था कि सूचना का अधिकार, क्या है सूचना का अधिकार? हमको जानने का अधिकार है कि आप क्या-क्या इसमें मिलाए हो। दूसरा क्या था? दूसरा था चयन का अधिकार। चयन का अधिकार। कि हाँ, हमको ये नहीं चाहिए, इसमें अंडा भी लिखा हुआ है, अंडा, इसमें एक दूसरा प्रोडक्ट है, इसमें अंडा नहीं लिखा हुआ है कि एग नहीं मिलाया गया, ओनली वेज आइटम है। तो हम चुन सकें कि हम अंडा नहीं खाते तो हम अंडा वाला क्यों लें? भाई हम शाकाहारी हैं, हमारी भावनाएँ हैं, तो हमें चयन का अधिकार मिलना चाहिए कि ना ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो चयन के अधिकार के तहत जो है, हमको सब कुछ बताया जाए कि हाँ, इसमें क्या-क्या मिलाया है ताकि हम चुन सकें। तो ये बताइए कि सूचना का अधिकार के तहत कि हमको जानने का अधिकार है या चयन का अधिकार? दोनों अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो किस अधिकार के तहत दिया जाता है? मैं पब्लिक कर रहा हूँ, आप लोग बताइए। मैं पब्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग का था। अब ना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब ने अपना आंसर बता दिया। अरे बोथ नहीं होगा, कोई एक ही आंसर होगा, आप बोथ नहीं चुन सकते भाई। जब ऑप्शन में आपके पास बोथ का है नहीं, कूट वाला प्रश्न नहीं है, तो बोथ नहीं चुन सकते ना आप। ए बी में से कोई चुनना होगा आपको।
अब ना मैं ऑफ कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबने आंसर कर दिया है, ठीक है? मैं अब ऑफ करूँ कमेंट सेक्शन ताकि मैं ठीक से समझा सकूँ। चलिए, मैं अब ऑफ कर रहा हूँ। चलिए अब ऑफ हो गया, अब आप कोई भी आंसर मत कीजिए, पर्सनली दिख रहा है मुझे। अब एक चीज़ बताइए हम मुझे, कई टीचर भी बता रहे थे बी और कुछ टीचर बता रहे थे ए। मैंने देखा कई मतलब यूट्यूब पे ए और बी में सभी लोग भी कन्फ्यूज़ थे। अब मुझे एक बात बताइए, सूचना का अधिकार को अभी के लिए भूल जाए, सिर्फ चयन का अधिकार को माने हम, चयन का अधिकार। तो आपके पास एक नए एग्जांपल चलते हैं, आपके पास 3 मोबाइल है, मतलब आप जब दुकानदार के पास गए कि भाई मुझे मोबाइल खरीदना है, ज़रा मोबाइल दिखाना, 3 मोबाइल दिखा दिया। आप पूछेंगे ना कि इस मोबाइल में बताओ कितना है, रैम कितना है और स्टोरेज कितना है और कितना मेगापिक्सल जो है कैमरा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन तो पूछेंगे ना तीनों का। कहेगा नहीं, सूचना तुमको नहीं मिलेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। हाँ, चयन का अधिकार तुम्हारे पास है, इसमें से जो चुनना हो चुन लो। ये कह देगा कि चयन का अधिकार तो आपके पास है, हम जबरदस्ती आपको नहीं कहेंगे कि आप यही लो, मोबाइल ए लो या मोबाइल बी लो या मोबाइल सी लो, हम ये नहीं कहेंगे कि बी ही लेना होगा आपको। आप चुन लो, कोई भी चुन सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसमें क्या-क्या है। तब आप क्या कहोगे कि एक बात बताओ, अगर मुझे सूचना नहीं दी जाएगी कि इस मोबाइल का क्या-क्या, किसका-किसका क्या-क्या है कॉन्फ़िगरेशन, तो हम चयन कैसे करेंगे? और अगर हम बिना सूचना के चयन करेंगे तो ये तो तुक्के की बात होगी ना। बिना सूचना के चयन का अधिकार हो सकता है क्या? चयन का अधिकार आप तब प्रयोग करते हैं, चयन कब करते हैं आप? चयन करना मतलब डिसीजन लेना, और कोई डिसीजन तब लेते हैं आप जब आपके पास पर्याप्त सूचना हो। 2 लोग आके आपके पास शिकायत लेने आते हैं तो आप दोनों से पूछते हैं, हाँ जी, किसकी गलती थी? पता करने के लिए, ना कि एक को पीटना शुरू कर देते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं करते हैं ना। मम्मी-पापा भी यही करते हैं, पहले हाँ, तुम बताओ या टीचर भी स्कूल में यही करते हैं। तो चयन का अधिकार या चयन करना मतलब डिसीजन का अधिकार। जब आप डिसीजन तभी ले सकते हैं जब आपके पास पर्याप्त सूचनाएँ हों। तो सूचना का अधिकार अगर नहीं है तो कोई चयन का अधिकार नहीं है। सूचना के अधिकार से ही आगे एक स्टेप आगे का है चयन का अधिकार। पहले आप सूचना मिलता है, फिर आपको चयन कर आप करते हैं। जैसे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई जब आया था, वो कब आया था? आरटीआई क्यों आया था? किस कॉन्सेप्ट पे आया था? कि सरकार के कहा गया, न्यायालय के सामने तर्क रखा गया कि एक बात बताइए, कौन-सी सरकार को, कौन-सी पार्टी को हम वोट देंगे? हम इस सरकार जो है वर्तमान में चुनाव में इसको वोट दें या इसको वोट ना दें, ये हम कैसे तय करेंगे? तब तय करेंगे ना जब इस सरकार के कार्यों की सूचना हमको मिलेगी, तब हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो बोला हाँ, सही बात है। तो अगर सरकार क्या कर रही है, हमको उससे कुछ पूछने का, उससे जानकारी लेने का अधिकार ही नहीं है, उससे सूचना लेने का अधिकार ही नहीं है, तो हम कैसे ये चयन करेंगे कि वोट किसको दें? तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सही बात है, जनता को सूचना का अधिकार होना चाहिए। तब आया सूचना का अधिकार। क्यों? क्योंकि सूचना का अधिकार खत्म कर दें तो चयन का अधिकार नहीं, बल्कि फिर चयन क्या बन जाता है? तुक्का बन जाता है। फिर तो सब कुछ तुक्के पे चलेगा, आपको किसी चीज़ के बारे में सूचना नहीं दिया जाएगा। ये दोनों लड़ाई किया है, क्यों लड़ाई किया है? ये नहीं बताया जाएगा। किसकी गलती थी? ये भी नहीं बताया जाएगा। किसने पहले क्या किया, हाथ उठाया, ये भी नहीं बताया जाएगा। कोई सूचना नहीं दिया जाएगा, बाकी दोनों लड़ाई किया है। तो क्या करेगा? तुक्के से 2-4 डंडा लगा देगा। तो सूचना का अधिकार से ही चयन का अधिकार उत्पन्न होता है। अब अगर यदि इस डिस्कशन को कोई ठीक से समझे, तो फिर आप समझ पा रहे होंगे कि अब कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। क्या? अब ये चीज़ जो है आपको, अब देखिए ये जो मैंने सवाल डिस्कस किया, ये यूपीएससी का सवाल तो था नहीं। ये सवाल किस चीज़ का है? ये सवाल है किस चीज़ का? एसआई का, जो अभी 4 दिन पहले हुआ है। तो इसी वजह से कई बार क्या होता है ना, डिस्कशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग को लगता होगा भले कि ये यूपीएससी के लेवल का तैयारी है। और एक बात बताएँ, ऐसा नहीं है, यूपीएससी का तैयारी करने वाले लड़के भी जो 2-4 अटेम्प्ट दे के समझ जाते हैं ना कि हमसे यूपीएससी नहीं निकलेगा, वो लोग भी एसआई का एग्ज़ाम देते हैं जाकर के। लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी का लगभग बन जाता है, भले वो यूपीएससी के क्रैक करने लायक उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। तो याद रखिएगा, आप चाहे तैयारी करते हो एसआई का, लेकिन फाइट आपको किससे करना है पता है? जो बीपीएससी का तैयारी करता है, जो यूपीएससी से छटाया हुआ बच्चा है। ठीक है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर? कुछ समझ नहीं आया? प्रियंका कुमारी ने कहा कुछ भी समझ में नहीं आया। हिस्ट्री पढ़ाइए, मैं हिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ। मैं एसआई का आप लोग का क्लास है, तो मैं एसआई का मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए अब शुरू कर रहे हैं हम लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक? ये डिस्कशन किया आप लोग के प्रीवियस क्वेश्चन का है, और वो भी 4 साल पहले का नहीं। चलिए आप लोग का कमेंट अब मत कीजिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया है।
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा ओवरव्यू। अब हम लोग सीधा जहां से सवाल हिट होता है वहां से चलते हैं, ताकि आप लोग का जल्दी भी ये हो सके और एग्जाम पॉइंट वाइज ही खत्म हो सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग को पता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो पहला खोज हुआ था सिंधु स्थल का, हड़प्पा से ही हुआ था, इसी वजह से शुरुआत में इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसी वजह से आज इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और साथ ही साथ क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो मैं इसे ऑब्लिक देके हड़प्पा सभ्यता भी लिख देता हूँ, हड़प्पा सभ्यता। आप लोग चाहे तो साथ साथ नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं, ठीक। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि आप लोग को पता है, सरस्वती नदी जो वेदों में जिसका नाम सबसे ज्यादा अधिक बार उल्लेखित है, जिसे नहीं सबसे अधिक बार तो उल्लेखित है सिंधु घाटी का, सिंधु नदी का, वो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में हम लोग। पर हाँ, उस वक्त वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, इसलिए उसे देवीतमा मातेतमा कहा गया है, यानी देवियों की माँ, माओ की माँ, नदीतमा नदियों की माँ कहा गया है, संबोधित किया गया है। और वो नदी आज विलुप्त है। तो कुछ लोगों ने क्या मान लिया कि सरस्वती नदी क्या है, मिथकीय नदी है वेदों में, वो रियल एग्जिस्टेंस नहीं है उस नदी का। लेकिन अब समझ में आ गया है कि एक नदी था जो यमुना और सिंधु के बीच बहती थी, हरियाणा होते हुए। क्यों? क्योंकि उपग्रह मैपिंग से एक रिवर बेड का पता चला है, प्राचीन रिवर बेड का, कि यहाँ से एक प्राचीन नदी बहती थी। उसकी पहचान सिंधु नदी के संदर्भ में हुआ है कि वही सिंधु नदी था। बहुत सारे हड़प्पाई स्थल, इनफैक्ट जो सिंधु नदी के किनारे जितने हड़प्पाई स्थल है, उससे ज्यादा हड़प्पाई स्थल लगभग उस सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। तो अब भारत सरकार ने एक नया टर्म गढ़ा है इसके लिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम से, ठीक। सिंधु सरस्वती सभ्यता आप लोग लिख लीजिए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ठीक है, बोल दिया, लिख लीजिए आप लोग, सिंधु सरस्वती सभ्यता। अब आप देखेंगे भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में आमतौर पे सिंधु सरस्वती सभ्यता ही आता है लिख करके। तो ये भी सर, कल का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिला, एक सेकंड, हाँ, श्रेया कल क्लास नहीं हो पाई थी, आप अभी अभी ज्वाइन किए इसीलिए, ठीक है। चलिए, अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, मैं प्रमुख स्थल के बारे में बात कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग इसके कॉमन पहचान की बात करेंगे, कहां से क्या मिला है, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के जब प्रमुख स्थल की बात होगी तो सबसे पहले कौन से स्थल की बात होगी? हड़प्पा की बात होगी, हड़प्पा की बात होगी। सिंधु सभ्यता में सबसे पहला हड़प्पा। तो हड़प्पा और कोई भी सिंधु सभ्यता का स्थल है तो सबसे पहले नदी पूछता है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ रावी नदी, ठीक है। रावी नदी के किनारे है ये। एक व्यक्ति हुए थे स्टुअर्ट पिगट, आप लोगों ने नाम सुना होगा हड़प्पा के बारे में, स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट था नाम, हाँ पिगट ही था, स्टुअर्ट पिगट। इनका एक कथन मतलब ये प्रसिद्ध है, इन्होंने हड़प्पा को क्या कहा था? हड़प्पा क्या है? अर्ध औद्योगिक नगर है, अर्ध औद्योगिक नगर है। एक और चीज जो इनके बारे में है, इन्होंने स्टुअर्ट पिगट नहीं कहा था, किसको? हड़प्पा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? ये जुड़वा राजधानी है, जुड़वा राजधानी। आप लोग फुल फॉर्म चाहे तो लिख सकते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है किसकी? विस्तृत साम्राज्य की। किसी भी साम्राज्य की एक राजधानी होती है, उस साम्राज्य की जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये क्या है? ज्वाइंट कैपिटल है। स्टुअर्ट पिगट called Harappa semi industrial town, and also called Harappa and Mohenjo-daro is a joint capital of क्या है? लार्ज किंगडम, किंगडम, हाँ ठीक है। तो हाँ, हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है वो हम लोग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे, हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। सभी सेक्शन को एक जगह देख लेंगे, सारे नगरों को लिख करके कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं ढूंढिएगा हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है,
ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? सॉरी, खोज तो नहीं, उत्खनन काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इसका उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने करवाया था। उत्खनन मैं यहाँ लिख देता हूँ, उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। डीआरएस, जो क्रिकेट वाला डीआरएस होता है ना, तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करिएगा क्योंकि मुझे कमेंट अभी दिख नहीं रहा है। मैं बीच-बीच में ये ऑन करके देख लेता हूँ कि आप लोग का कोई मैसेज तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जब मैं अब से ऑन करूँगा तो आप लोग का मैं बता दूँगा। ठीक? चलिए, हड़प्पा तो हो गया। मतलब इसमें क्या-क्या प्राप्त हुआ था वो मैं बाद में कर दूँगा, मतलब एक जगह सारा ताकि हो जाए। ठीक? दूसरा शहर कौन-सा था? महत्वपूर्ण शहर आप लोग समझ सकते हैं, मोहनजोदड़ो। दूसरा महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो भी कई जगह पे रहता है, या मोहनजोदड़ो। आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखते चलिएगा क्योंकि ये एनोटेशन वाला नोट्स कभी-कभी नहीं अपलोड हो पाता है, ठीक? हाँ, बाकी जो अभी दिखाए थे आप लोग को जो बनाया हुआ नोट्स है वो तो अपलोड हो ही जाएगा, अभी अपलोड हो जाएगा। मतलब जैसे क्लास खत्म होगा मैं बोल दूँगा अपलोड कर दें, वो अपलोड कर देंगे। ठीक है? मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों कहा जाता होगा? सीधी-सी बात है, वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ से हड्डियाँ-वड्डियाँ मिलती होंगी, जब भी हवा बरसात आता होगा, मिट्टी का ऊपर का परत हटता होगा, तो नीचे से हड्डी वगैरह निकलता होगा। तो लोग बोल दिए होंगे कि ये मृतकों का टीला है, ना? यहाँ से वहाँ के स्थानीय लोग, और ये सिंधी भाषा में कहा जाता है। सिंधी भाषा आप लोग को पता है, सिंध में बोला जाता है। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है। और सिंधी भाषा भारत में कहाँ बोली जाती है? भारत में गुजरात राज्य में सिंधी भाषा बोली जाती है, खास करके कच्छ के रीजन में सिंधी भाषा का क्षेत्र है। बाकी जो सिंध क्षेत्र हुआ करता था एक समय, सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा में, ठीक है, बोला जाता है क्या? तो मृतकों का टीला, इसी को मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। और ये जो स्थल है यहाँ, ये किस नदी के तट पे है? तो सिंधु नदी के तट पे है। याद रखिएगा, जो हड़प्पा था वो रावी नदी के तट पे था, सिंधु के तट पे नहीं था। लेकिन रावी सिंधु की सहायक नदी है, और ये मोहनजोदड़ो क्या है? ये सीधे-सीधे सिंधु नदी के तट पे प्राप्त हुआ है। हाँ, अगर कुछ लोग हैं जो कि लिखने में उतने समर्थ नहीं है तो चिंता मत कीजिए। इसमें से शायद ही कुछ होगा जो मैंने नोट्स में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो वो शांति से समझ भी सकते हैं। इसकी जो खोज हुई थी ये हड़प्पा के बाद हुई थी। इस हड़प्पा का 1921 में, और इसका 1922 में। और जो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, रखाल दास बनर्जी। 2 नाम मत भूलिएगा, बाकी तो बहुत सारे नाम हैं अंग्रेजों के, पर 2 नाम याद रखिएगा। एक दयाराम साहनी याद रखिएगा, हड़प्पा के साथ एसोसिएट किया जाता है उनको, और रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो से, ठीक? दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। तो बनर्जी साहब किससे थे? मोहनजोदड़ो से थे, ठीक है? और खोज इसकी 1922 में, ये ईयर याद रखिएगा, ठीक है? बाकी जो यहाँ से मोहनजोदड़ो से आप लोग को वो बाद में क्लियर करेंगे कि यहाँ से विशाल स्नानागार मिला था। एक जो नर्तकी की मूर्ति है, जो कांसे की, बिल्कुल इस तरह से हाथ रखे हुए, वो जो नर्तकी की मूर्ति है वो यहीं से मिली थी। खैर वो लिस्ट एक जगह हम लोग कर लेंगे, ठीक है? देख के फोटो में लगता है कि बहुत बड़ी मूर्ति होगी साइज़ की, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल छोटी-सी है, इतनी छोटी-सी है। वो नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में रखा हुआ है, मैंने देखा है। आप लोग का भी कभी दिल्ली आना हो तो नेशनल म्यूज़ियम, हालाँकि अब तो नेशनल म्यूज़ियम को तोड़ दिया है, उसकी जगह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, उसका नाम रखा जा रहा है युगे युगीन भारत, तो उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा उसको। तो वो सामने ही डिस्प्ले करवाया जाता है, तो बिल्कुल छोटी-सी है, 1 उँगली भर की। तो वो चीज़, ठीक है? उसके बाद हाँ, और वो बना किस चीज़ से है, तो ये चीज़ अभी ही कर लीजिए क्योंकि वो तो उस वक़्त नहीं करेंगे ना। उसको लॉस्ट वैक्स तकनीक बोला जाता है। लॉस्ट वैक्स टेक्नीक, जो नर्तकी, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, नर्तकी की मूर्ति है, ये पूछा हुआ सवाल है। नर्तकी की मूर्ति किस चीज़ की है? तो काँसे की है। काँसा कैसे बनता था? ये पूछा जाता है 1-2 बार। तो तांबा और टीन को मिलाकर के ये लोग काँसा बनाते थे, तांबा और टीन को। तो लिखना चाहते लिख सकते हैं कि तांबा और टीन को मिलाकर के क्या बनाया जाता था? काँसा बनाया जाता था। और काँसे की जो मूर्ति बनी है वो कैसी बनी है? तो लॉस्ट वैक्स तकनीक, या इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो द्रवित मोम तकनीक का टेक्निक होगा। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक या लॉस्ट वैक्स मेथड बोल सकते हैं।
ठीक है? इसमें क्या होता है कि एक पहले मोम की मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है, फिर उसको में ऊपर से एक हल्का-सा छेद रहने दिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है, मिट्टी पक जाता है और मोम पिघल कर के सारा गिर जाता है, फिर उसके अंदर पिघला हुआ काँसा भर दिया जाता है, ठीक है? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक उसी को कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो इसे मृतकों का टीला कहते हैं, पाकिस्तान के सिंध में है, इंडस रिवर के बैंक पर है, तट पे है, रखालदास बनर्जी, आरडीबी का यही मतलब हुआ, रखालदास बनर्जी, कोई बाद में देखेंगे, अच्छा बाद में देखेंगे भी तो वीडियो भी तो देखेंगे ही ना साथ में, तो रखालदास बनर्जी है इसके, ठीक है? मैं शॉर्ट में लिख ही देता हूँ, रखाल दास बनर्जी छोड़ देते हैं, वो अपना लगा लेंगे। नर्तकी की मूर्ति कांसे की मिली है, चूंकि ये लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी है, लॉस्ट वैक्स तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है? लॉस्ट वैक्स हो गया, लॉस्ट वैक्स तकनीक। चलिए नेक्स्ट वन। और हाँ, नोट्स जो आपको लोग को मिलेगा बना हुआ, तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक? इंपॉर्टेंट स्थल में से ये दो हो जाने के बाद, इस दो को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद कुछ और है, जैसे चन्नू दड़ो, ठीक है? चन्नू दड़ो है, कालीबंगा है, चन्नू दड़ो। तो चन्नू दड़ो इसकी खोज कब हुई थी? 1924 में हुई थी। इसकी खोज 1924 में, वैसे इससे ये नहीं पूछता है, हालांकि मैंने नहीं देखा है, कभी मे भी पूछ ही दे कि कितना बार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पूछेंगे। चलो अब चन्नू दड़ो सब पूछते हैं, तो जो है कर लीजिए, ठीक है? और इसके साथ जो एसोसिएट किया जाता है, वो किया जाता है गोपाल मजूमदार को, जीएम कर देता हूं या लिख ही देता हूं, गोपाल मजूमदार को, ठीक है? गोपाल मजूमदार थे इसके खोजकर्ता, ठीक है? उत्खनन करवाने में इनका बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। ये एक ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिला है। हड़प्पा के सभी स्थलों पर जो ईंट मिला है, बिल्कुल इस साइज का मिला है, 2 और 4, ये वैसे ही थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, अगर ये 2 है तो ये इसका दुगना है 4, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन यहाँ से वक्राकार ईंट मिला है, ठीक है? समझाने के लिए था ये नक्शा। उसके बाद और वक्राकार ईंट सिर्फ यहीं से मिला है, इसलिए वो बताया गया, तो ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ एकमात्र स्थल, एकमात्र स्थल जहां से क्या है, वक्राकार ईंट मिला है, वक्राकार ईंट प्राप्त हुआ है। तो ये सवाल खूब पूछता है। चन्नू दड़ो का सबसे बड़ा जो सवाल आता है चन्नू दड़ो से सबसे ज्यादा, वो यही आता है कि कहां से वक्राकार ईंट मिला है, ठीक है? हाँ, चन्नू दड़ो उस वक्त वहां का कारखाना हुआ करता था। चन्नू दड़ो हड़प्पा स्थल का कारखाना होता था, और उस कारखाने में क्या बनते थे? मनके बनते थे, मनका बनाने का कारखाना, ठीक है? प्लांट मिला है, मनका प्लांट मिला है। और बाकी मुहर वगैरह जो देखते हैं, सील वगैरह जितना भी प्राप्त हुआ सिंधु घाटी के स्थल से, अलग अलग सील्स वगैरह, वो सब यहीं पे बनता था, ठीक है? वो सभी यहीं पे बनता था। एक मतलब कहिए तो औद्योगिक नगर था, एक तरह से इंडस्ट्रियल मतलब टाउनशिप था। हड़प्पा को पूरा इंडस्ट्रियल जो नीड होता था, उसकी सप्लाई ये चन्नू दड़ो से ही किया जाता था। तो चन्नू दड़ो का यही है। मैं एक बार जरा ऑन कर लूँ तो ये कमेंट सेक्शन, सर आपका नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स वीडियो सेक्शन के साइड में मिलता है। सर हमें बीएसएससी का टोटल क्लास करना है। हाँ तो टोटल क्लास करिए ना, पीएस एंजॉय, आपको रोका कौन है? आप अगर यहाँ हैं तो इसका मतलब है आप जीएस में हिस्ट्री, बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग सारे क्लास के लिए एलिजिबल है, ठीक है? फोकस ऑल्सो रिटर्न इन इंग्लिश। देखिए मैं लिख तो दूंगा, फिर आप लोग को समस्या होगी। समस्या क्या होगी पता है? समस्या ये होगी कि क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि मैं हिंदी में बोलूँ फिर इंग्लिश में बोलूँ। मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट होता है बोल देते हैं, बाकी तो ऐसा क्या है चन्नू दड़ो कि इंग्लिश में भी हम चन्नू दड़ो लिखे हैं। उसके बाद एकमात्र स्थल, ओनली प्लेसेस,
ये भी इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है। गोपाल मजूमदार, वो भी इंग्लिश में लिखा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए ना, कभी कभी मतलब अब इतना कि एकदम क्लास हम किए हैं तो हम तो करवाइबे करेंगे, इतना भी ज्यादा मतलब ये नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं कमेंट सेक्शन ऑफ, टाइम बहुत जाता है, पीपीटी से पढ़ाइए। पुनीता, हम अभी तो किए थे, सब लोग तो पीपीटी ही बोले थे, पर कुछ लोगों ने नहीं बोला था, तो मैंने उन्हीं का मान लिया, अल्पसंख्यकों का ही मान लिया बात। चलिए अब कमेंट सेक्शन ऑफ है, तो आप लोग, मैं फिर थोड़ी देर के बाद देख लूंगा, ठीक है। चन्नू दड़ों से इतना काफी है। चन्नू दड़ों क्या था, ये एक मतलब इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था जहां से की सप्लाई किया जाता था। अब अगला स्थल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्थल है लोथल। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग सबको पता है, क्योंकि लोथल से क्या मिला है, ये तो भोगवा नदी के किनारे है। पहले तो भगोवा नदी भी आता है, भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ है तो आप लोग को पता है, मोदी जी के प्रदेश में है, गुजरात में है, ठीक है। मैं गुजरात क्या ही शॉर्ट में लिखा, फिर कहेंगे कि क्या लिखते हैं, समझ में नहीं आता है। कमेंट्स अति देख के, क्या बोलते हैं, नोट्स देख के गुजरात, जबकि एनोटेशन वाला नोट्स नियम है कि आप क्लास के साथ देखिए। गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, तो ये इसी चीज के लिए, गोदीवाड़े के लिए या बंदरगाह के लिए एक पोर्ट मिला है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है ये हड़प्पाई स्थल का, और ये दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह है, गोदीवाड़ा है, पोर्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, पोर्ट मिला है, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट मिला है, जहाँ से मेसोपोटामिया और बाकी अलग अलग भागों के लिए क्या होता था, व्यापार किया जाता था, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जो हड़प्पाई स्थल है, हड़प्पाई स्थल या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्थल है, मैं यहाँ नोट में करके लिख देता हूँ, नोट, ठीक है। जो हड़प्पाई स्थल है, ठीक है, हड़प्पाई स्थल में सभी नगर जो हैं क्या है, दो भागों में है, दो भागों में विभक्त है। वो उसकी विशेषता में देख लेंगे, एक्सेप्ट क्या है, लोथल, लोथल के अतिरिक्त, अंग्रेजी वाले एक्सेप्ट लोथल, ठीक है। ऑल सिटीज ऑफ हड़प्पा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर एंड लोअर, एक्सेप्ट लोथल, ये एक ही पार्ट में है, ठीक। और बाकी जो यहाँ से पूछा जाता है, ये सबसे पुराना गोदीवाड़ा है या बंदरगाह या पोर्ट है, जो भी बोलना हो, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे है, और ये एकमात्र ऐसा शहर है जो क्या है कि एक ही प्राचीर से है, प्राचीर मतलब एक, सभी जो नगर हैं वो दो फोर्ट में है, इस तरह से है। ये अपर है, ये लोअर है, और जो भोगवा है वो बिल्कुल एक ही मतलब फोर्टीकृत है, ठीक है। और यहाँ से हाथी दांत का पैमाना वगैरह मिला है, तो वो हम लोग आगे कर लेंगे, तो लिख सकते हैं वैसे हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। क्या मिला है, हाथी दांत का पैमाना, इंग्लिश के लिए जो स्केल मिला है ऑफ आइवरी, आइवरी का स्केल मिला है, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर, कम से कम भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, बोलिए, बताइए। वैसे तो कमेंट नहीं दिख रहा, फिर भी ध्यान में लगाइए, कौन सा है, ये क्या है, हरियाणा में है, जहां से आप लोगों का क्लास चल रहा है, ठीक है, हरियाणा में है। और यहाँ से जो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी विशेषता है राखी गढ़ी का, एक तो यही विशेषता है कि पूछता है कहाँ है, हरियाणा में, राजस्थान में, तो हरियाणा में है। दूसरा चीज क्या पूछता है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल भी राखी गढ़ी ही है। और तीसरा जो सवाल आता है राखी गढ़ी से सबसे ज्यादा, वो ये आता है कि अन्नागार कहाँ से मिले हैं, अन्नागार मिला है यहाँ से, अन्नागार मिला है यहाँ से ना, फूड स्टोरेज हाउस मिला है। तो राखी गढ़ी के बारे में अगर सवाल आता है तो बस यही तीन से आता है कि राखी गढ़ी क्यों प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा तो अन्नागार है, और दूसरा चीज क्या है कि यहाँ से क्या है कि सबसे बड़ा स्थल है ये हड़प्पा का, बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। एक सेकंड जरा मैं कमेंट सेक्शन ऑन करता हूँ।
सर ठीक से लिखिए, राइटिंग समझ में नहीं आता है। आप लोग को जब हम मुँह से बोल भी रहे हैं, तो क्या आप लोग सुनाई नहीं आ रहा है आप लोग को? मतलब सिर्फ़ आँख से जो दिखता है बस उसी के भरोसे हैं? ये मैं बोलता हूँ भी हूँ, ये बात सही है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। पर ये बात अगर वो बोले कि जो वीडियो नहीं देखे हैं, सिर्फ़ नोट्स देख के लिखते हैं, उतारते हैं, तो समझ में आता है बात। अब हम बोले कि हड़प्पा स्थल में सभी नगर 2 भागों में विभक्त हैं। क्या लिखे हैं नहीं समझ में आया, एकदम बिल्कुल फ़ारसी में लिखा हुआ है मेरा, ठीक? लेकिन ये तो बोले ना कि हड़प्पा स्थल में सभी नगर 2 भागों में विभक्त हैं, ये लाइन तो बोले हम, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ना? मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार, वो हम लोग लास्ट में एक जगह हम है, ठीक है? कहाँ से क्या मिला है आप लोग चिंता मत कीजिए। कमाल करते हैं आप भी, वही थ्री इडियट्स में नहीं इसको पढ़ना नहीं आता है, तो तुमको बोलना तो आता है। चलिए अब मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूँ, क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ जिसमें क्लियर नहीं हो। लोथल भोगवा रिवर के तट पे है, भोगवा नदी के तट पे है। ये बात इस बात को समझने में कि भोगवा नदी के किनारे लोथल है कितना बड़ा बात है। यहाँ से बंदरगाह मिला है, आप लोग बंदरगाह नहीं समझते हैं, मैंने गोदीवारा भी बोला, चलो गोदीवारा नहीं अंग्रेजी में पोर्ट भी बोला कि यहाँ पे पोर्ट है, गोदीवारा है, ये बंदरगाह था उस समय का। और क्या है, यहाँ हाथी दाँत का पैमाना मिला है, जो इंची टेप देखते स्केल देखते हैं, किस चीज़ का है, जो कंपास में स्केल आता था, किसका आता है? फाइबर का आता है। वहाँ पे हाथी दाँत का स्केल था, वो मैंने बताया भी आइवरी का स्केल है, हाथी दाँत का स्केल मिला है। उसके अलावा क्या बताया मैंने? हड़प्पा के सभी नगर 2 भागों में बटे हुए थे, जितने भी नगर थे 2 भागों में बटे हुए थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। एकमात्र लोथल ऐसा नगर है जिसमें विभाजन नहीं है, पूरे नगर एक ही भाग में है। उसके बाद राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में है। यहाँ से एक अन्नागार मिला है जहाँ पे क्या फूड को स्टोर रखते हैं। इसमें क्या समझ में नहीं आया? ऐसा तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बात बता रहे हैं जो कि समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाएँ। ये फैक्चुअल है, 2 शब्द होता है फैक्ट और कॉन्सेप्ट, इस दोनों में अंतर होता है ना? तो हम 90% टाइम तो फैक्चुअल ही हैं। सवाल भी आप लोग का फैक्चुअल ही आता है, ये भी सही है। चलिए मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर रहा हूँ। जाकिया परवीन, क्या आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है? जाकिया यहाँ पे लगभग 400 से ज़्यादा बच्चे हैं और कमेंट सेक्शन इतना स्पीड में जब उड़ता है ना, तो मुझे नहीं मतलब किसी का पढ़ भी नहीं पाते हैं। सर नोट से पढ़ाइए, कोई नहीं हम लास्ट में नोट से दिखा देंगे आप लोग को, करा देंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, आज इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होगा। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए आप लोग। ठीक है? चलिए राखी गढ़ी तो हो गया। और हाँ, वो चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिए कि वो जैसे अन्नागार पूछे कहाँ है, चलिए कमेंट सेक्शन में से ऑफ है, तो वो अभी आप लोग को सब मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या है, ठीक? अब एक और कालीबंगा जो कहाँ है? राजस्थान में है। अगला स्थल कालीबंगा। उन स्थलों का नाम लिख रहे हैं जिन स्थलों से ज्यादातर सवाल आते हैं, 80 टू 90% अगर हड़प्पा सभ्यता से सवाल आएगा तो इन्हीं स्थलों में से किसी से आएगा। वो मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। ऐसे हड़प्पा तो 85 स्थल है, वो सारे स्थल तो हम लोग करेंगे नहीं, पर हाँ जो महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, पूरा ही लिख देते हैं, राजस्थान में है। कालीबंगा इज सिचुएटेड इन राजस्थान, ठीक? कालीबंगा हालांकि पूछता नहीं है, पर बंगा मतलब बंग मतलब चूड़ी होता है और काली मतलब काला से बना है, ठीक है? तो काले रंग की चूड़ियां होता है कालीबंगा का अर्थ। हालांकि ये पूछेगा नहीं, पर हाँ कई जगह किताबों में रहता है कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, तो मैंने बता दिया, ठीक है? हालांकि आप लोग से आएगा भी तो भी कर ही लीजिएगा कि जो नहीं पढ़ा काली, इसमें से किसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नाम से ही लगता है काली लिखा हुआ है, ठीक है? इसकी खोज हालाँकि 1950 के आस-पास हुई थी, 1950-51 में हुई थी। कोई आनंद घोष थे इसके खोजकर्ता, लेकिन याद नहीं रखना है, ठीक है? नहीं पूछता है। नहीं, आनंद घोष नहीं थे, अमलानंद घोष थे, हाँ, अमलानंद घोष थे, पर नहीं पूछता है। उतना डीप में मत पढ़िए, ठीक है? हर स्थल पर किसी न किसी ने खुदाई करवाई है, किसी ने खोजा है, ठीक? तो वो सब नहीं है ये करना है, ठीक है? हाँ, जो नदी बताए थे कि जब भी कोई महत्वपूर्ण स्थल हो, उसका नदी ज़रूर याद कीजिएगा। तो नदी आप लोग भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्या है वैसे देख नहीं रहे हैं? क्योंकि दिख नहीं रहा है, कमेंट सेक्शन तो ऑफ है, पर फिर भी लिखिए, याद रहेगा। तो क्या है इसका जो है, अब तो क्या है, घ लिख ही दिए हैं, तो आप लोग समझ में आ ही गया कि घग्गर नदी है। ना जी? हाँ, घग्गर नदी। तो कालीबंगा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर, ना? इसकी खोज आप लोगों को जैसा बताई दिए थे अमलानंद घोष ने की थी, पर याद मत कीजिएगा, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि सब नहीं है ज़रूरी, ठीक? 2 रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों का बस नाम नहीं भूलना है, ठीक है? हाँ, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट साइट है, जैसे वो जुते हुए खेत मिले हैं, प्लग्ड
क्या है, पैडी फील्ड या एग्रीकल्चरल लैंड मिला है, जुते हुए क्या है, खेत मिले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है, ठीक। और वो वैसे आगे चल के मिलेगा, लेकिन सुन लीजिए यहाँ भी याद रह जाएगा कि जो अलंकृत ईंटें हैं और कच्ची ईंट है, यहाँ से मिला है। आमतौर पे हड़प्पा स्थल में सभी जगह पके हुए ईंट मिले हैं, मतलब मिट्टी से ईंट बनाया, हर जगह अभी भी मिट्टी से ईंट बनता है, और फिर उसको पकाया जाता है। सब जगह हड़प्पा स्थल में यही मिले पके हुए ईंट, लेकिन कालीबंगा एक स्थल है जहाँ से क्या है, 2 तरह का ईंट मिला है। एक तो अलंकृत ईंट मिला है, यानी ईंटों के ऊपर भी सजावट की हुई है, एक हर ईंट के ऊपर, और दूसरा चीज़ क्या है, कच्ची ईंटें भी मिली हैं यहाँ से, कच्चे ईंटों का भी मकान मिला है यहाँ पे। तो ये 2 आप लोग अगर लिखना चाहें भी तो लिख सकते हैं, नहीं तो आगे जो है आपको मिलेगा। एक चीज़ और है, हड़प्पा स्थल में आम तौर पे जो क्या बोलते हैं, समाधान का मिला है कि वो दफनाए जाते थे, कहीं-कहीं जलाने का भी अवशेष है। लेकिन कालीबंगा इस मामले में यूनिक है, जैसे कहीं पे बरी किया जाता था, कहीं पे बर्न किया जाता था। बर्न ही कहेंगे ना, जलाना, बरी मतलब दफना देना। लेकिन ना कालीबंगा एक ऐसा यूनिक स्थल मिला है जहाँ से 3 तरह के मिले हैं प्रमाण। 3 क्या है, या तो दफनाया जाता था, या तो जलाया जाता था, अब यही तो होगा ना, तीसरा क्या अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो आजकल ट्रेंड चला है अंतरिक्ष में डेड बॉडी को भेजने का। तीसरा क्या किया जाता था, तीसरा जलाया जाता था, पहले आधा जल गया फिर बाकी शरीर को दफना दिया जाता था। इसको कहते हैं पूर्ण समाधान, समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, और क्या बोलते हैं, बाकी दाह संस्कार। तो पूरा तरह से दफना दिया मरने के बाद, दाह संस्कार कर दिया गया, जला दिया गया, और या तो आंशिक, थोड़ा पहले जलाया फिर दफना दिया गया। तो ये कालीबंगा से एक बार तो पूछा था यूपीपीसीएस में, मैंने सवाल देखा था कालीबंगा के बारे में इस तरह से। तो बाकी देख लीजिए अगर इस तरह से आएगा तो, ऐसे आमतौर पे आता नहीं है, घर के किनारे जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, यही सब मैक्सिमम पूछता है सवाल। ठीक है, 1-2 स्थल और देख लेते हैं जो भारत का महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है, बनावली। ठीक है, भारत में जो स्थल है बनावली, कहाँ है बनावली, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। वो तो जो है, हाँ, हालाँकि याद देखिए यहाँ इसकी खोज कब हुई थी, उसके लिए भी है। मैंने नोट्स में वैसे दे दिया है, इसकी खोज कब हुई थी और किसने किया था। आप लोग चाहें पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका जो एकमात्र जो बनावली के लिए आता है, यहाँ पे हल मिले हैं टेराकोटा का। टेराकोटा किसको बोलते हैं? मिट्टी से बने किसी भी वस्तु को टेराकोटा बोलते हैं। तो मिट्टी के हल या टेराकोटा का हल मिला है, ठीक है? तो यहाँ से मिट्टी के हल मिले हैं, और एक बात और है कि सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती थी, जौ की जाती थी, और बनावली से जौ मिला है। तो इस दोनों के लिए बनावली प्रसिद्ध है, ठीक है? नोट्स जो है आप लोग, मैंने नोट्स दे दिया हुआ है इसमें। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आप लोग का आता है, मैंने देखा हुआ है कि कई बच्चे पूछते रहते हैं हमेशा, नोट्स कहाँ मिलता है, नोट्स कहाँ मिलता है? तो आप लोग को जो है नोट्स मिलता है वीडियो सेक्शन के साइड में, वो अभी आप लोग को बता देंगे हम, टेंशन मत लीजिए आप लोग। वैसे पता नहीं, आप लोग में से ये सवाल नहीं होगा। एक लास्ट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट साइट है, आप लोग बताइए नाम लास्ट कौन सा होता है? धौलावीरा। सुने आप लोगों ने धौलावीरा का नाम? धौलावीरा ना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, ये सबसे पहले तो ये गुजरात में है, और ये एकमात्र बड़ा स्थल है, हड़प्पा स्थल है, जो किसी नदी के तट पे नहीं है। इसलिए धौलावीरा बहुत प्रसिद्ध है कि प्राचीन समय में किसी नदी के तट पे नहीं था तो पानी लाता कहाँ से था? ठीक है, गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पे है? कच्छ में है, कच्छ के रण में है, और वो वहाँ पे समुद्र चारों तरफ से घेर लेता है। अभी कम से कम उस वक़्त घेरता था कि नहीं पता, लेकिन अभी तो कम से कम घेरा हुआ है समुद्र चारों तरफ से। तो एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप पर है, क्योंकि 4000 साल में समुद्र का अभी तो सी लेवल ऊपर हुआ है, राइज हुआ है, ठीक है? यहीं से सबसे बड़ा एक चिन्ह मिला है, मतलब एक पट्टी मिला है, उस पट्टी पर 10 अंक लिखे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे, और ये धौलावीरा शहर के बाहर मिला है। ऐसा लगता है जैसे शहर का नाम लिखा हुआ था, नहीं होता वेलकम टू पटना, वेलकम टू पूर्णिया, वेलकम टू दरभंगा, वेलकम टू मधुबनी, वेलकम टू चंपारण, तो इसी तरह का लिखा हुआ है। तो बट पढ़ा नहीं गया है हड़प्पाई लिपि को, क्यों? क्योंकि चित्रात्मक लिपि थी, वो हम लोग इसकी सामाजिक व्यवस्था में देख लेंगे। हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है? और ये जो धौलावीरा प्रसिद्ध है, ये अपने उन्नत जल प्रबंधन,
जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। यहां से उन्नत जल प्रबंधन, देखिए बाकी जगह हड़प्पा स्थल में लिखाता है उन्नत जल निकासी व्यवस्था, कि पानी वेस्ट वाटर कैसे कैसे निकलेगा, छोटे नाले होकर के बड़ा नाला से होते हुए मुख्य नाले में जाएगा, इस तरह का व्यवस्था था। ये उन्नत जल प्रबंधन है, दोनों में अंतर है। जल प्रबंधन पानी लाने ले जाने का मतलब एक तो निकासी का था, क्योंकि ये जल स्रोत से काफी दूर था, तो एक नहर प्रणाली विकसित की गई थी, जगह जगह चेक डैम बनाए गए थे पानी को रोकने के लिए, जो आज दिखता है, जो सब तकनीक, उस सब तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे ज्यादा जो सवाल आता है यहीं से आता है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ था, धौलावीराम था। और एक जो अब सवाल आना शुरू हुआ है बहुत ज्यादा, ये एकमात्र, ये पहला स्थल है, पहला हड़प्पा स्थल है, फर्स्ट हड़प्पन स्थल है कहाँ, भारत का, इन इंडिया, भारत का, जिसे क्या किया गया है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया है, विश्व विरासत स्थल का पार्ट बनाया गया है। तो ये लिख लीजिए आप लोग, और आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, क्योंकि दूसरी क्लास जस्ट है अभी। ठीक है, तो इसको कर लीजिए आप लोग, और फिर हम लोग क्या करते हैं, कल मिलते हैं। कल आप लोग का हड़प्पा खत्म हो जाएगा, बाकी विशेषताएं। अब सुनिए, यहाँ पे इतना हो चुका है यहाँ तक। तो अभी मैं आप लोग का ये कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, बट कमेंट सेक्शन में पढ़ नहीं पाऊंगा आप लोग का भी, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। मैं बस दिखा देता हूँ आगे का नज़ारा कैसा मिलने वाला है आप लोगों को। ये देखिए, ये सारे नगर इस समय पढ़ा चुके हैं, चन्नू दरो पढ़ा चुके हैं, लोथल पढ़ा चुके हैं, कालीबंगा पढ़ा चुके हैं, बनावली पढ़ा चुके हैं, धौलावीरा। अब देखिए, संजय स्थलों से प्राप्त अवशेष कहाँ से क्या मिला है, जैसे ही आप लोग को बता चुके थे, हड़प्पा से समाधान पेटिका मिला है, शंख का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, उर्वरता की देवी, ठीक है, अन्नागार मिला है, स्वास्तिक मिला है, चक्र के साक्ष्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, किसी ने पूछा था, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जो अभी हम लोग बात किए थे। अब इसका अंग्रेजी यहाँ पे है, हड़प्पा से कहाँ मिला है, ठीक है, बरियल बॉक्स मिला है, मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ मिला है, मदर गॉडेस स्टैच्यू मिला है, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसर स्टैच्यू मिला है, ये सब मिला है। उसके बाद सभी जगह से क्या है, और हाँ, सारे स्थल भी एक जगह मैंने लिख दिए हैं कि किस नदी के तट पे कौन है, पर ये हम लोग कल कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। कल नए टॉपिक में जाएंगे, लेकिन पहले डिस्कस कर लेंगे। देखिए, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, और कुछ छोटे मोटे भी, आलमगीरपुर, हिंडन, सुतका गेंडोर, दास, बनावली, सरस्वती, ये सब, और इसका इंग्लिश भी साथ में है। ठीक है, इंग्लिश भी साथ में, हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, इंडस, चन्नू दरो, इंडस, कालीबंगा, घग्घर। ठीक है, उसके बाद हड़प्पाई लिपि के बारे में कुछ है, यहाँ के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र थे, मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे, वगैरह वगैरह, इंग्लिश में भी है। तो ये मैं आप लोग को कल दे दूंगा ये नोट्स, और कल आप लोग क्या करेंगे, इस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मैं नोट्स से पढ़ाता तो तेजी से हो जाता। खैर कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए, क्योंकि इससे मेरी भी रिवाइज हो जाती है थोड़ी, ऐसे मेरा रिवाइज नहीं हो पाता, रिकॉलिंग हो जाती है, सॉरी सर। बस इतने फास्ट मत पढ़ाइए, ये हम बता रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि पढ़ा रहे हैं हम, ये तो बस क्लास खत्म हो चुका है, मैं बता रहा हूँ कि ये सारा है, मैं करा दूंगा कल। अब आज का टाइम ओवर हुआ, ठीक है, जाइए, बाय। अभी आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, और ये पढ़ाए नहीं हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, क्या मैंने ये सारे पढ़ा दिए? नहीं। क्या मैंने इसके पहले का ये पढ़ा दिया? नहीं। कहाँ से क्या मिला है, कालीबंगा से, लोथल से क्या मिला है, ये मैंने पढ़ा दिया? बिल्कुल नहीं। ये मैंने बताया है, समाधान पेटिका, संघ के बना बैल, क्या मैंने पढ़ा दिया? नहीं। मैंने पढ़ाया है यहाँ तक, धौलावीरा तक पढ़ाया है। ठीक है, एक चीज, यहाँ से एकमात्र स्थल है जहाँ से स्टेडियम मिला है। देखिए, जैसे हड़प्पा की खोज किसने की? जेपी जोशी ने किया। पूछता नहीं है, फिर भी लिख दिए हैं हम, कि किसी को पढ़ने का मन करे तो पढ़ लीजिए। नोट्स कहाँ से मिलेगा? वही अभी हम थोड़ा सा पहले हमको पता था, नोट्स ये वाला सवाल तो आता ही आता है। तो नोट्स मिलता है वीडियो सेक्शन के बगल में, जहां से आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं ना, उसके ठीक बगल में नोट्स का सेक्शन है। ठीक है, फिर बाय, अभी क्लासेस है। ठीक है, बाय। कल का वीडियो अपलोड कर देंगे, कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, आप इसका मतलब लेट ज्वाइन किए, इस क्लास के शुरुआत का 5-10 मिनट का वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाय एवरीवन। ठीक है।